हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3.4 सेक्शन ओम्स लॉ का। इसमें हम लोग दो फॉर्मूला को देखेंगे। So a basic law regarding flow of current was discovered by G.S. Ohm in 1828 में G.S. Ohm ने बेसिक लॉ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। एक्चुअल फिजिकल मैकेनिज्म जो फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे बहुत पहले। और इसको हम लोग समझेंगे कि एक कोई कंडक्टर ले लो जिससे कि आई करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करो कि ये मैं कंडक्टर लिया जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो और V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हुआ वो V हुआ। यदि I करंट फ्लो हुआ तो ओम्स लॉ बोलता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनल एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो R इंट्रोड्यूस होगा, डेट इज़ V इज इक्वल टू R इंटू आई, जहाँ R इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बताता है कि करंट के फ्लो को ये जो बॉडी है वो कितना रेसिस्ट कर रहा है, इसी से इसका रेसिस्टेंस डिफाइन होता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। और इसको किस सिंबल से दिखाते हैं? इस सिंबल से दिखाते हैं। द रेसिस्टेंस आर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये केवल मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब पर भी वो डिपेंडेंट होता है। सो द डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर कैन बी इजली डिटरमाइंड एज फॉलो। सो यहाँ के फिगर से ये दिखाया गया है। देखो, ये आपको सपोज करो कि ये कंडक्टर का फिगर दिया गया है और इसका L लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है ना इसको आप बोल रहे हो क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे आप मैं यदि वायर बोलूँ ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और ये इसका लेंथ होगा। सो यदि मान लो L लेंथ और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई कंडक्टर है जिससे आप यदि I करंट फ्लो कराते हो और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट होता है। सो ऐसा दो कंडक्टर को ले लो जो L लेंथ और L लेंथ का हो और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि A ही रहे तो I करंट यदि इधर से इंटर करेगा तो इधर से I करंट निकल जाएगा। सो इसके क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V जनरेट होगा, क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है। सो आप बोल सकते हो, और करंट दोनों से I ही फ्लो हो रहा है। सो यदि इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, R कंबाइंड इस केस में, तो ये इसको मैं मान लेता हूँ R1 मान लूँ, तो R1 हो जाएगा टोटल। देखो रेसिस्टेंस क्या आ रहा है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हो जाएगा 2V बाई करंट, तो सेम है I, डेट इज़ 2 इंटू V बाई आई। और V बाई आई एक के केस में हम लोगों ने देखा था R के इक्वल है, डेट इज़ 2R। मीन्स कि यदि लेंथ को हमने दुगना कर दिया, डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया। मीन्स कि रेसिस्टेंस जो हम लोग बोल रहे हैं कि डायमेंशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। अब सेकंड केस हम लोग देखते हैं। सेकंड केस में यदि एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हाफ कर दें, जो कि यहाँ पर फिगर दिया गया है कि इसको आप ऐसे काट दिए बीच से कि एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 रहा और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 रहा, लेंथ सेम रहा। सो यदि V पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस है, सो इसके क्रॉस ऊपर वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहा। देखो, आप ऐसे समझो कि इसको आपने काट करके हाफ पार्ट में कर दिया, लेकिन पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम रहा। तो इसके क्रॉस भी V रहा, इसके क्रॉस भी V रहा, लेकिन करंट जो पूरे में जा रहा था I, अब इसमें ऊपर वाले में जाएगा I/2 और नीचे वाले में जाएगा I/2। सो आप यदि बात करोगे R नेट की बात करोगे, R नेट एक के कारण निकालो। ये मान लो ऊपर वाले को फर्स्ट से दिखाओ और नीचे वाले को सेकंड से दिखाओ। सो R फर्स्ट ऊपर वाले के कारण हो जाएगा V
चूँकि पोटेंशियल तो सेम है और करंट कितना हो गया, हाफ हो गया, V डिवाइडेड बाई I बाई 2 दैट इज 2V बाई I। मीन्स कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करने पर वो डबल हो रहा है। मीन्स कि आप यदि एरिया को 1/2 कर दिए तो रेसिस्टेंस आपको दुगना हो गया। इट मीन्स कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आपने दो देखा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ दुगना, लेंथ डबल, रेसिस्टेंस डबल, और एरिया हाफ, रेसिस्टेंस डबल। सो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। लेंथ इस कॉम्बिनेशन का 2L बना दिया गया, V पोटेंशियल रखा गया। सो आप पूरा इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ वही चीज़ कहा गया है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सो R कॉम्बिनेशन लेंथ डबल करने पर रेसिस्टेंस डबल आ गया, इसलिए R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L निकल गया। सेकेंड केस में जब एरिया हाफ कर दिए तब भी रेसिस्टेंस डबल हो गया, और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A आया। अब ये हो गया आपको इसके प्रोपोर्शनल है। अब इसको एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको इक्वल हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये रो क्या है, रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। बहुत इम्पॉर्टेंट है रेसिस्टिविटी, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है। सो ये मटेरियल का मटेरियल प्रॉपर्टी, ये क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। सो आप बोलोगे वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। रो क्या है, केवल मटेरियल का प्रॉपर्टी, ये उसके डायमेंशन पर, उसकी लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, एरिया किसी पर डिपेंड नहीं करता, और इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। सो आप यदि इसका यूज़ कर दोगे तो आपको आ जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये V हो गया I इंटू R, और R का वैल्यू हो गया I इंटू रो L बाई A। अब I और A को एक साथ कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, I बाई A इंटू रो L। अब मैं कंबाइन क्यों किया, क्योंकि ये कंबाइन करके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बना। I बाई A क्या हुआ, करेंट बाई एरिया, और करेंट बाई एरिया को हम लोग बोलते हैं करेंट डेंसिटी। डेंसिटी हुआ, किसी को एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, डेंसिटी ही तो बनता है। सो I बाई A हो गया करेंट डेंसिटी, इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, करेंट का यूनिट हो गया एम्पियर, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। सो ये आप समझ गए, यही करेंट डेंसिटी है। सो आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो V इज इक्वल टू J रो L। क्लियर है। सो यही सारी चीज़ें लिखी गई है। फर्दर इफ E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध होता है, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ L, ठीक है। सो आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू EL इज इक्वल टू J इंटू रो L, और L से L कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा J दैट इज करेंट डेंसिटी इंटू रेसिस्टिविटी के मल्टीप्लिकेशन के। सो यही चीज़ लिखा गया होगा, देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, E इज इक्वल टू J इंटू रो। अब ध्यान दो, करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है। द करेंट डेंसिटी which we defined as the current through the unit area normal to the current. So current density क्या है, देखो ये current यदि इससे flow हो रहा है, ठीक है, so यदि इससे फ्लो हो रहा है करंट, तो आप इसको डिफाइन करोगे करंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करंट। देखो ये जो एरिया है ना, वो करंट के नॉर्मल डायरेक्शन में, मीन्स करंट ऐसे जा रहा है तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक एरिया लेना है, ऐसा एरिया जिसका यूनिट हो 1 मीटर स्क्वायर, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वही करंट डेंसिटी है। कैसे आया, क्योंकि करंट डेंसिटी होता है I बाई A। सो जब A को आप कर दोगे 1 मीटर स्क्वायर तो J हो जाएगा I के इक्वल। सो
करेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट एरिया लो 1 मीटर स्क्वायर को, और उससे होकर जितना करंट फ्लो करेगा वही करंट डेंसिटी होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। अब जे का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। सो आपको मालूम है कि करंट जिस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। लाइक सपोज को करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज प्लस क्यू जो चार्ज मूव होता है वही डायरेक्शन में आपको करंट होता है। सो इस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर निकलेगा, और इसको यदि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही होगा करंट डेंसिटी वेक्टर। क्लियर है, समझ गए होगे। तो यही चीज़ लिखा गया है, एंड इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलोंग ई एंड ऑल्सो अ वेक्टर। सो ई और जे वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। सो द लास्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ई इज इक्वल टू जे रो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम है। सो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, अपोजिट होता तब माइनस लगाना होता, और यहाँ से आएगा कि J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1/ρ को हम लोग सिग्मा से दिखाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ सिग्मा क्या है, 1/ρ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। सो ओम्स लॉ को कभी कभी हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं। सो ओम्स लॉ को आपको कहा जाए लिखने के लिए दो फॉर्म में, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, पहला फॉर्म होगा V इज इक्वल टू IR और सेकेंड फॉर्म होगा J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सेक्शन 3.5 ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।